बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके से बोल रहे हैं। यहाँ की लहलहाती फसल अब कट चुकी है और इसी समय में विधानसभा चुनाव सिर पे छाए हुए हैं। आइए जानिए इस एरिया के, इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की दिल की धड़कन को। कैमरा में घर में प्रवेश करते आपका नाम? मेरा नाम श्री तुकाराम गौतम। आप कब से मत डाल रहे हैं? तीसरी पंचवर्षीय। क्या आप सोचते हैं कि लगातार 3 पंचवर्षीय योजनाएं में विजित होने के बाद भाजपा सरकार ने या भाजपा विधायक ने आपके लिए कुछ किया? हाँ, किया। क्या क्या किया? इसने अपनी सरकार जो थी, भाजपा सरकार, इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए और अच्छा काम किया और सड़कों का सुधार किया। सड़कें आज भी जैसी की वैसी हालत विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखी जा रही है, परंतु फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा विधायक ने आपके लिए सड़कों का विकास किया? क्या कोई ऐसा उदाहरण है यहाँ पर? उदाहरण यह है कि आज के 10 साल पहले जो सड़कों की हालत थी, उससे कई गुना अच्छी हालत आज की है। पहले की अपेक्षा में अभी काफ़ी हालत अच्छी है। तो इसका अर्थ आप भाजपा समर्थक हैं, भाजपा को ही वोट डालेंगे? भाजपा को डालेंगे इसलिए कि जो कांग्रेस का विधायक है वो हमारे ब्लॉक का नहीं है, इसलिए हमारे ब्लॉक के ही विधायक को वोट देंगे। जी धन्यवाद। आपका नाम? जयपाल सिंह परिहार। आप कब से वोट डाल रहे हैं? 20 साल पूर्व पहले से, 20 साल के ऊपर। क्या आप किसी पार्टी विशेष से हैं? किसी पार्टी विशेष को वोट डालना चाहते हैं? नहीं। आप किसे अपना विधायक के रूप में चुनना चाहते हैं? हम तो ढाल सिंह बिसेन को ही चुनना चाहते हैं। ऐसी कौन सी खासियत आपको ढाल सिंह बिसेन में दिखती है कि आप उन्हें ही वोट डालना चाहते हैं? खास विशेषता वही है कि वो हमारे जाति समाज का है। इनका कहना है कि ढाल सिंह बिसेन इनके जातीय संबंध रखते हैं, अर्थात ये जातिवाद को महत्व देते हैं, इसलिए ढाल सिंह बिसेन को ही वोट डालना चाहेंगे। आइए, आपका नाम? एचएल परिहार। आप क्या करते हैं? मैं अभी सेवानिवृत्त हूँ। मैं प्रधान पाठक था हायर सेकेंडरी स्कूल झालीवाड़ा में। क्या आपने हर बार सेवा में रहते हुए वोट का प्रयोग किया है? वोट का भी प्रयोग किया है, चुनाव भी करवाया है। अच्छा, चुनाव भी करवाया है। आप इस बार किसे वोट देना चाहेंगे? देखो, हम तो शासकीय अधिकारी रहे हैं, नहीं राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा है, परंतु अब सेवानिवृत्ति के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी उम्मीदवार खड़े, हम बालाघाट मतलब वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से हैं। हमारे क्षेत्र का समुचित विकास करने की ताकत, हिम्मत नहीं कौन में है? कौन में इतनी ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है? नहीं, हम पार्टी विशेष को उसका महत्व नहीं दे रहे हैं, हम महत्व व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं, ताकि वो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ कर सकने में समर्थ है या नहीं है। नहीं, इस लिहाज से हमारे यहाँ जो वाराणसी विधानसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं विभिन्न दलों में, उनमें प्रदीप जायसवाल एक ऐसा ईमानदार, निष्ठावान नहीं और सक्रिय आदमी है। नहीं, वो इतने बड़े काम उसने अपने 5 साल में करवाए, जो कि हमारे इसके पूर्व के जो विधायक थे 55 जैसे नहीं, जो करोड़ों का जो पुल बना है, जो कटंगी वाराणसी मार्ग पे पड़ता है, वो उसी व्यक्ति की देन है। हम ऐसे व्यक्ति को साथ देना ज़्यादा पसंद करेंगे। क्षेत्र के लिए कुछ करे, तहसील के लिए कुछ करे, नहीं जिले के लिए कुछ करे, तो उसमें हमारे मत की कुछ वैल्यू, कीमत है। नहीं, इतने सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या आप लगता है प्रत्याशी इस योग्य है जो आप कह रहे हैं? हाँ, है ना। आप किसे योग्य कहना चाहेंगे या किसे वोट देना चाहेंगे? हाँ, तो मेरे क्षेत्र करते आ रहे हैं, करीब 3 वर्ष करीब हो गए। क्या आप किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं? हाँ सर, पार्टी से संबंध है मेरा। मैं अभी तक तो बीजेपी में ही वोट डालते आया हूँ और बीजेपी का ही मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी जहाँ तक रहा हो तो अभी तक तो हम ढाल सिंह भाव को ही वोट देते आए हैं और अभी भी अब इस वजह देना चाह रहे हैं कि
क्योंकि अब तो उतना अच्छा प्रत्याशी तो था नहीं और है भी, लेकिन अब थोड़ा सा हिंदुत्व के भाव को जागते हुए अब बीजेपी को मतलब वोट डालने का मेरा मन चाहता है। कहने का मतलब आप किसी धर्म विशेष को रखते हुए, जिस तरह बीजेपी सरकार पूरे भारतवर्ष के लिए धर्म का प्रयोग कर रही है और धर्म विशेष को ले रही है, उसी प्रकार ये भी किसी धर्म विशेष के कारण भाजपा को वोट देना चाहते हैं। अब क्षेत्र के एक तुलसीराम चौखांद्रे है। मैं ग्राम कल्याणपुर में हरिजन वार्ड क्रमांक 10 से पंच हूँ। आप पंच हैं। अभी विधायक का चुनाव हो रहा है, आप किसे अपना विधायक चुनना पसंद करेंगे? मुझे तो अभी विधायक ऐसा चाहिए जो लोगों की समस्या सुन सके, अच्छे से अच्छा कार्य कर सके और जो गाँवों की जो परेशानियां जाती हैं उनको हल कर सके। लेकिन आज के समय में हमने ऐसा विधायक नहीं देखे जिनके पास हमारी समस्याएं जाती हैं। अभी वर्तमान में ढाल सिंह बिसेन हैं, इन्होंने हमारी कोई समस्याएं नहीं सुलझाया। वो ऐसे कि हमारे यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी जानकारी हम वहाँ तक पहुँचाते हैं और तो और वो आकर के देखते नहीं बल्कि इन बातों को अनसुनी कर देते हैं। ऐसा हम विधायक नहीं चाहिए मुझे तो ऐसा विधायक चाहिए जो गांव की जनता अपनी समस्या लेकर के जाते हैं तो उसको तत्काल हल करना चाहिए। तो इन्हें ढाल सिंह बिसेन जी से शिकायत है। अब हम आगे बढ़ते हुए, आपका नाम? मेरा नाम रुपचंद पटले है। आपकी कोई समस्या है? समस्या यह है कि जो काम विधानसभा से अनशनित होते हैं वो कार्य पूरा होना चाहिए। आप किसे विधायक चुनना चाहेंगे? जो अच्छा काम कर सके वही विधायक चुना जाएगा। ऐसा नहीं है जी, परिचय बताएंगे हम। इधर तो आओ, सुन तो लो पहले, फिर चिल्ला लेंगे जिसको चिल्ला। हमारी बात तो सुन लो पहले। हम लोग रहते हैं बरघाट से आए हैं और हम लोग यहाँ बरघाट से आए हैं, बरघाट में रहते हैं, भोपाल में। यहाँ पर मौजूद सभी कृषक बंधुओं से उनकी समस्या और उनकी क्या क्या समस्या है इनके बारे में आपको बताना। ये देखे होंगे आपने भी इसके पहले लहराती फसलें किस तरह से अपने साथ लहरा रही हैं, समस्या आती हैं उसके बारे में आप और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। आपकी क्या क्या समस्या है? हमारे खेतों में बीज नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रही, सब चीज की समस्या। घर पे लाइट नहीं है। इसके अतिरिक्त और क्या समस्या आती है? रोड से, बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर में भोजन व्यवस्था, यानी कि मार्केट से आपको क्या सामान उपलब्ध नहीं हो पाता और क्या इसके बारे में? जो भी कमी है सब्जी का हर चीज नहीं होता, सब्जी का नहीं होता, बगीचा नहीं, घर पे कुएं नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीज की खरीद के खाना पड़ता है मोल से। आप स्वयं क्या कहेंगे? लाइट की परेशानी से नहीं जाते खेत में, घर में सब बताओ, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाँ जी, आपने एक सिरे से बोलो पूरा। बोलिए। खेती में आने के लिए रोड तो मेन रोड है, पर खेती में एक तो उपलब्ध किसान के पास ढंग से जोड़ी नहीं रहती, किसान खेती नहीं कर सकता, ना हल है उसके पास, ना कोई चीज है, इसलिए खेती में ना साधन है, कुआं है, ना पंप है और खेती के लिए बीज नहीं लगा सकता। किसान एक बीज को कम से कम भी 10 साल तक खर्च करता है, उसमें फसल नहीं होती, गवर्नमेंट कोई फसल नहीं देती और बीज भी नहीं देती किसी प्रकार का, देती भी है तो वो 1200-1300 रुपये कुंटल प्रति देती है और किसानों से लेती है 350 रुपये कुंटल देती है। कुल मिलाकर मुझे समस्या है कि यहाँ पर खेतों में बिजली चाहिए, घर में लाइट चाहिए और इनके बीजों की समस्याएं। कुल मिलाकर इनको कृषकों को कृषि संबंधित सभी सुविधाएं चाहिए। मैं MS कुरैशी किशोर चौधरी फिर कल्याणपुर गांव के एक खेत में है, आइए मिलते हैं। आपका नाम?
मेरे नाम से बताओ क्या? आपका नाम? श्री राम हूँ, मैं निवास अंकीवाड़ा का हूँ। मैंने ये क्या है कनेक्शन लगवाया था, 1 पॉइंट कनेक्शन मेरे यहाँ लगी थी, उसमें बीच में आके तोड़ी गई। दिग्विजय सिंह साहब आए थे बरघाट में, इन्हें बोले थे कि मतलब बिजली माफ, वो भी नहीं हुई। मैंने कुआं कम से कम 4-6 साल हो गया बनाया, 6 साल हो गया मैं कागज दे रहा हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। ये काहे की सरकार है ये है? तो आप इस बार विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे या बीजेपी, या फिर कोई और निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए? बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं हम बस। तो क्या आप मानते हैं ढाल सिंह बिसेन जी जो जो ढाल सिंह बिसेन जी हैं वो आपका सहयोग कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं हमारे ढाल सिंह बिसेन जी, उन्हीं को वोट देंगे हम बस। क्या क्या सहयोग किए हैं आज तक उन्होंने? सहयोग हो रही है अपनी, 1-2 आप बता सकते हैं? अब क्या बताएंगे, जो तो बता ही दिए ना अभी, और क्या आगे फिर क्या बताएंगे। उस समय बरघाट में आए, क्या बोले उनका जवाब हमने सुने, हमारी तो कोई सुनाई नहीं की है ना उनने। खाती खाली दिए हमारी, उनने 1 पॉइंट कनेक्शन लगाए और वो भी तोड़ के ले गए। तो ठीक है, मतलब आगे आने वाली विधानसभा जो अभी आई विधानसभा समझ में आएगा उसको वोट देंगे। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही पूछना था। आष्टा बाजार में जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आइए कुछ मतदाताओं से विधानसभा प्रतिनिधियों के विषय में कुछ जानकारी लेते हैं। जी, आपका नाम? सत्येंद्र कुमार सूर्यवंशी। आपको मालूम विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप किसे वोट देना चाहेंगे? हम एक अच्छे प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे। क्या आपकी नज़र में कोई अच्छा प्रत्याशी है? हाँ, हमारी नज़र में एक अच्छा प्रत्याशी है, अर्जुन सिंह ककोड़िया। आपको क्या लगता है वो इस क्षेत्र के लिए क्या कर पाएंगे? वो यदि विजयी होके आए तो बहुत कुछ कर सकता है हमारे क्षेत्र के लिए। आपकी कुछ समस्याएं हैं? हाँ, सबसे पहली हमारी समस्या है ग्राम आष्टा के लिए 10-2 होना ज़रूरी है, 10 बेड का एक हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। ऐसी और भी अन्य समस्याएं हैं। इनका कहना है कि आष्टा ग्राम में, जो कि बहुत बड़ा आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है, जहां हमारी पुरातत्व विरासत का एक बहुत पुराना माता काली का मंदिर है, उस इतने ज़्यादा विकसित इलाके में आज तक ना अस्पताल बना है और ना ही 8वीं के बाद 10वीं के बाद पढ़ने की व्यवस्था हो पाई है। नहीं, ठीक है, बाद में। तो रामकाली भाई, आप इस समय विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसमें किसे वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस में। क्या कुछ तो कारण होगा कांग्रेस में वोट देने का? तो हमारे तो बचपन ही है ना, पहले से खानदानी चल रही है। इनका कहना है हमारे खानदान वाले कांग्रेस को वोट देते थे, इसलिए हम भी कांग्रेस को वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस वाले आपकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या क्या किया है उन्होंने आपके लिए? अरे क्या करेंगे, कुछ नहीं करते किसी के लिए, बस कुछ नहीं, किसी का कोई नहीं करता, सिर्फ अपने को वोट देने जाना है बस, इससे कोई ये नहीं है। एक वोट अपने फालतू नहीं जाना चाहिए, हो गया। किसी का कोई नहीं करते, अगर जीत भी जाएंगे तो सब्जी भाजी के धंधा करेंगे यहाँ, हो गया। कोई किसी को नहीं दे सकता, ना फूल वाला दे सकता, ना पंजा वाला दे सकता, ना हाथी वाला ना दे सकता, और ना साइकिल वाला दे सकता। तो अपनी समस्याएं विधायक तक पहुँचाना चाहेंगे? पहुँचाएंगे ना। बोलिए, आपकी समस्याएं क्या है? वो बाद ही में बताएंगे, जीत जाए जा इतना जानी नहीं। राजा, कहाँ भाग रहे हो कैमरे से डर के? देख रहे हैं आष्टा का एक बढ़ता हुआ विकासशील बाजार और यहाँ की विकासशील जनता। आपका नाम? मेरा नाम लाल सिंह परियार, ग्राम आष्टा निवासी हूँ। इस समय विधानसभा की सरगर्मी, चुनाव की सरगर्मी छाई हुई है, आप किसे वोट देना चाहेंगे? हम ऐसे विधायक को वोट देंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, जनता के हित के लिए काम करे, गरीबों की सुनवाई हो, जो अत्याचार बढ़ रहा है उसको रोके, ऐसे नेता को हम लाएंगे। क्या भूतपूर्व विधायक से आपको कोई परेशानी है या उनसे कोई शिकायत है? नहीं, उनसे कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। आप क्या चाहेंगे कि विधायकों की कौन सी नई नीति होना चाहिए? विधायकों की भाई नई योजना में कोई विकास लाए ग्राम के लिए, क्षेत्र के लिए। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आपको इस वक्त कौन सी लग रही है? हमारे क्षेत्र की आवश्यकता यह है कि
जो है ग्राम में जो है ग्रामीण जनताओं को परेशानी है, जिसके लिए जो है परेशानी बता सकते हैं? गाँव में हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जिसका कई दिनों से चल रहा है और सभी को हुआ नहीं कुछ भी। अस्पताल वगैरह? अस्पताल का भी नहीं हुआ, कई दिनों से आश्वासन दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, अभी कुछ हुआ नहीं उसका। अच्छा, धान खरीदी बिक्री के संबंध में रेट बहुत गिरे हुए, किसान परेशान है। इस सभी समस्या को भाई जो सुलझा सके ऐसा नेता चाहिए हमको। जी धन्यवाद। हो गया ग्राम में और छात्रों की कुछ समस्याओं को लेकर विधायक महोदय छात्रों कुछ समस्याओं को विधायक महोदय के सामने लेके आए हैं। आपका क्या नाम? शिव कुमार। आप लोग इस समय किस क्लास पढ़ रहे हैं? 10th। अच्छा, 10th पढ़ने के बाद में बाहर मतलब आगे की पढ़ाई के लिए आपको क्या करना पड़ता है? या तो बरघाट जाना पड़ता है या सिवनी। क्या इससे आपको कुछ परेशानियां होती हैं? होती हैं। आप विधायक महोदय, आने वाले विधायक महोदय से क्या चाहेंगे? यहाँ आष्टे में 10th क्लास के बाद 11वीं और 12वीं। आपको बात रखना है, बोलिए। नहीं। हाँ बोलो। क्या हम क्या चाहेंगे? बोलो। हम क्या चाहेंगे? 11वीं से 12वीं तक स्कूल बनवाएंगे ताकि हमारी समस्याओं का हल हो सके। कि ग्राम आष्टा में पढ़ने वाले छात्रों की समस्या को आगामी विधायक अच्छी तरह गौर करेंगे, सुनेंगे और इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। आइए यहाँ के मतदाताओं से बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? वहीद खान। आप यहाँ वोट डालते हैं, इस बार की विधानसभा चुनाव में किसे वोट डालना चाहेंगे? इस बार के विधानसभा में तो प्रायः कार्यकर्ता कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र की परिस्थिति को देखते हुए और विकास को देखते हुए जो अच्छा विकास करेगा और जो अच्छा विकास करने का वादा करेगा हम उसी को वोट देंगे। आपकी नज़रों में ऐसा कोई है? अब अपनी नज़रों में तो सभी प्रत्याशी अच्छे हैं, फिर भी कोई तो होगा जिसे आप मत देंगे, किसी एक को ही आपको देने की पात्रता होगी। अभी क्या है कि 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी और देखा जा रहा था कि पिछले 13-14 सालों में यहाँ पे बीजेपी का विधायक था। अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो बीजेपी के विधायक होने के नाते इस गांव में या इस क्षेत्र में कोई विकास का कार्य नहीं किया गया और सरकार की परिस्थिति को देखा जाए तो सरकार की तरफ से यहाँ पे काम हुआ है। और अभी अगर विधायक के हिसाब से अगर देखा जाए तो विधायक साहब ने अपनी निजी उपलब्धि तो कोई यहाँ पे किया नहीं, शासन के तरफ से जो उपलब्धि है वो तो दिख रही है। तो इस अगर व्यक्तिगत उपलब्धि को देखा जाए तो उस हिसाब से तो बेहतर है कि भोयाराम चौधरी ही अच्छे प्रत्याशी होंगे, क्योंकि उनको अभी तक हमने आजमाया नहीं है और इनको हमने अभी 13-14 साल से आजमा लिया है। इन्होंने गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया है। जी आपकी राय क्या है? हाँ, जैसे अभी वहीद भाई ने बोले कि विकास कार्य करने के लिए नए प्रत्याशी को चुना जा रहा है, लेकिन ये हर भैया के लिए या हर कैंडिडेट के लिए, जैसे मैं बीजेपी का पहले से कार्यकर्ता हूँ और अभी बीजेपी का कार्य कर रहा हूँ, मेरा पूर्ण बहुमत तो डालसी बिशन को है। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो जिताने का अभी से लेके बाद तक अच्छा बहुमत रहेगा और हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन अगर वो इस बार भी अच्छा काम नहीं करते हैं तो आने वाले पंचवर्षीय में ऐसे विधायक को बिल्कुल इस क्षेत्र से जिताया नहीं जाएगा। बस इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, आप भाजपा प्रत्याशी होने के बाद भी यदि डालसी बिसेन जी ऐसा करते हैं तो क्या आप उनकी जो पार्टी है उससे इस्तीफा दे देंगे? नहीं, इस उम्र में मैं इतने बड़े पद पे तो नहीं गया बीजेपी में, लेकिन एक वोटर के नाते और फिलहाल में जिस काम को मैं करने के लिए कर रहा हूँ उससे नाखुश होते हुए भी फिलहाल में जो परिस्थिति है इस क्षेत्र की या मेरे क्षेत्र की और मेरा पर्सनल सोचना जो है उसको देखते हुए तो ठीक है कि बीजेपी का जो फिलहाल में प्रत्याशी है उसको एक बार जिता के फिर लास्ट मौका दिया जाए ताकि वो और विकास का अच्छा काम करे और करके दिखाए। इसके बाद तो मुश्किल है कि वो इस क्षेत्र से जीते या जीतने का उनको मौका दिया जाए। जी आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यह है
कि यहाँ पे जो भी प्रत्याशी है और यहाँ 2-3-4 उम्मीदवार खड़े हैं यहाँ पे अपने अपनी जगहों में, लेकिन फिर भी यहाँ के विकास को देखते हुए हम परिवर्तन चाहते हैं। क्यों कि हमारा 15 साल से जो ब्लॉक है हमारा सबसे पिछड़ा हुआ है मतलब ब्लॉकों से देखा जाए तो। मतलब ऐसी कई समस्या हमारे गांव में, जो कभी हायर सेकेंडरी 10-2 नहीं है, कई दिन से मांग कर रहे हैं यहाँ बच्चों के लिए। 20 किलोमीटर दूर जाता है बच्चा पढ़ने, हमारा गरीब बच्चा तब का पूरा किसान मजदूर है यहाँ पे। इसलिए हम थोड़ा सा क्या चाह रहे हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन लाएं यहाँ पे, हमारी यही राय है। ठीक है, तो ये महोदय परिवर्तन चाहते हैं। विधायक महोदय इस बात को कृपया ध्यान दें। आष्टा ग्राम वासियों की मुख्य समस्या सड़क, बिजली, पानी के अलावा इस गांव में स्कूल का ना होना, अस्पताल का ना होना इत्यादि है। यहाँ के कार्यकर्ता भी पूर्व विधायक से तंग आ चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आगामी विधायक इस प्रकार की समस्याओं पे ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं फ्रेंड्स क्लब बरघाट से किशोर चौधरी, कैमरामैन शमसुद्दीन कुरैशी के साथ, धन्यवाद। क्षेत्र के एक विकासशील गांव धारणा कला में मौजूद है। आइए यहाँ के नागरिक बंधुओं से उनके विचारों को लेते हैं कि वो इस विधानसभा चुनाव में किसे अपना प्रत्याशी बनाना चाहेंगे। जी, आपका नाम? तिलक चंद गुप्त। आप? आप? मैं प्रसाद। आप? बोलिए नाम। अजीम खान। जोर से बोलिए। अजीम खान। नजीर खान। हेमराज ठाकुर। आप सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव सिर पे छाए हुए हैं। प्रत्येक जो प्रत्याशी है घर घर जाकर या गांव-गांव में घूमकर अपना अपना प्रचार कर रहा है। आपने पुराने विधायक को भी देखे हैं और नए विधायक की चाह रखते हैं। क्या आप इस लोगों के लोग परिवर्तन चाहते हैं? क्या आप भी कुछ इसी टाइप का परिवर्तन चाहते हैं कि सत्ता बदलना चाहिए, नए विधायक को आना चाहिए? सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नया विधायक आना चाहिए। थोड़ा तेजी। नया विधायक आना चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि पुराने विधायक ने आपके क्षेत्र में विकास किया है? आप? नहीं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, विकास किया ही नहीं तो क्या बोल रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं, विकास ही नहीं दिखता हमको तो हमारे एरिया में। अच्छा, आप लोग आने वाले विधायक से किस टाइप की उम्मीद रखना चाहेंगे? क्यों दादा, किस टाइप की उम्मीद रखना चाहेंगे? सिंचाई की। और कुछ? बस अच्छे कार्य होना चाहिए, विकास होना चाहिए। किस टाइप का विकास चाहते हैं आप? अच्छा विकास हो, गरीबों का विकास हो, गरीबों की तरक्की हो, गरीबी दूर हो। और इसके अलावा और कोई समस्याएं हैं? हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। बोली। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, हमारे आगामी चुनाव में प्रत्याशी को ऐसा कर्मठ प्रत्याशी होना चाहिए जो जन जन का हित हो, जन जन की सेवा हो, और सबसे प्रमुख जलदान। इस क्षेत्र के विधायक को इस क्षेत्र के लिए जलदान ही उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए कि जलदान वो प्रदान करे इस क्षेत्र को, जिससे कि इस क्षेत्र की जनता सुखी रहे। ये प्रथम मांग। द्वितीय, प्रकाश के संबंध में जो गड़बड़ियाँ चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, दुराचार चल रहा है, इसका सुधार होना चाहिए। ऐसा कर्मठ प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे वो कोई प्रत्याशी हो। तो इनका कहना है कि बरघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए एक कर्मठ और समझदार प्रत्याशी का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना विकास संभव नहीं होगा। प्रत्याशी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस समय जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें कोई कर्मठ प्रत्याशी होगा? बिल्कुल होगा, अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं। अच्छा, आप किसे मानते हैं कर्मठ? मैं अभी वर्तमान में तो कर्मठ निर्णय नहीं दूंगा, लेकिन जब तक उस प्रत्याशी से मैं स्वयं बात न कर लूँ, जब तक मैं उसको कर्मठ कैसे समझूं इस बात के लिए। कहने का मतलब आप उस कर्मठ प्रत्याशी का नाम जानते हैं? हाँ, जानता हूँ, लेकिन वह स्वयं मेरे से मिले तब मैं इस बात का प्रत्युत्तर दूंगा उस कर्मठ प्रत्याशी के समक्ष। अच्छा, मतलब ये प्रत्याशी से मिलने के बाद ही बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का कर्मठ प्रत्याशी होना चाहिए या कौन सा कर्मठ प्रत्याशी होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे एरिया में अभी तक जितने भी विधानसभा वाले बने हैं जो, तो गरीबों को लाइट दे देते हैं, लाइट के बाद उनका 150 रुपये महीना दो, 125 रुपये महीना दो, ये क्या है? हाँ, और जो पुराने कर्जे वो 20 साल के हम लोगों गरीब लोगों को बैलगाड़ी दिया गया, आधा तो उन्हीं लोगों ने खा गया।
इसके बाद में फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब ये यानी माफ़ हो गया। इसके बाद फिर अभी वो लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपने कुछ कार्रवाइयाँ की? अब कार्रवाई करो तो कोई सुनते नहीं, तो फिर किसकी कार्रवाई करा जाए? हम तो इसके लिए आप किससे दोषी मानेंगे? अब दोषी है वही है, अब जो अपने अब कार्यकर्ता लोग हैं, बड़े जो लोग हैं जो वोटों के लिए घूम रहे हैं। अभी तो ठीक है, उनका हाथ जोड़ रहे कर रहे, फिर जब आने के बाद कुछ नहीं करते वो लोग। यहाँ पर पार्टियों के साथ भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं और कुछ प्रत्याशी निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं। आप किसे वोट देना चाहेंगे, किसी पार्टी से संबंधित प्रत्याशी को या निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि जनता परिवर्तन चाह रही है? आप किस तरह का परिवर्तन चाहेंगे? भाई अभी तो ऐसा है कि वोट किसे देना है, क्या देना है, वो तो एक रात में सब दल बदल हो जाता है। अभी कह नहीं सकते कि हमको देना किसी क्या कि अच्छा होना चाहिए। जो आदमी अच्छा काम करेगा, जो अच्छा लायक हैगा, उसी को देंगे। ये थोड़ी की गरीबों पर कोई ध्यान ही नहीं है। वोट लेते तक तो हाथ जोड़ लेते हैं वो लोग, उसके बाद में कुछ नहीं। 1 पॉइंट दिए, 1 पॉइंट में भी उन्होंने ये है वो है दुनिया भर का ले गए काट के। 100, 150 मांगते हैं, कहाँ का दे उन्हें? धन्यवाद। और हमारे इस आगामी 1 दिसंबर को जो चुनाव होगा, और जो भी इस हमारे विधान बरघाट क्षेत्र से जो भी कर्मठ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो इस बात का प्रचार प्रसार करे कि हमारा धारणा कला एक केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश राज्य परिवहन से जुड़ा हुआ है, और इस धारणा कला से जुड़ी हुई 12 ग्राम पंचायत आश्रित जुड़ी हुई है, जो जिससे 20 गांव हमारी वृत्ताकार सोसाइटी से जुड़ी हुई है। और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, आज तक किसी प्रत्याशी ने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि धारणा कला में इस 12 गांव की पंचायत की आम जनता को सुख सुविधा मिले, कि यहाँ एक कम से कम 10 बेड का हॉस्पिटल धारणा में नितांत होना था। ये विगत 15 साल 20 साल बेकार में चले गए। इसलिए बड़ी रिक्वेस्ट है उस प्रत्याशी से, धारणा में कम से कम 10 बेड का हॉस्पिटल का संकल्प ले वो। और दूसरी, शिक्षा विभाग में धारणा जैसे सेंटर पर हाई स्कूल नहीं है, बड़ी दुख की बात है। 12 गांव की ग्राम पंचायत की जनता के बालक बालिकाएं हमारे जो साधन संपन्न है, वो तो यहाँ से बरघाट तक जाके अपना एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, और जो संपन्न नहीं है तो वो अपने एजुकेशन से अपने उज्जवल भविष्य, इस देश के कर्मठ भावी जीवन, कौन सी बालिका या कौन सा बालक क्या बन जाए इस देश के लिए, वो इससे पिछड़ा हुआ है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? जो कर्मठ प्रत्याशी हो, जो इन चीजों से वादा निभाने के लिए संकल्पित हो, वही कर्मठ प्रत्याशी मानूंगा। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? आपकी ये सब परेशानियां हैं, इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा। हाँ, विधायक साहब भी इसको सर्वे जिम्मेदार होते हैं, विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कहलाते हैं। ये चीज विधायकों के दिल दिमाग में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। भाजपा कार्यालय धारणा कला में भाजपा के वरिष्ठ प्रचारकर्ताओं से मिलने के लिए। जी, आपका नाम? रामदयाल ठाकुर। आप सरपंच केकड़ी। कब से भाजपा पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं सन 75 से जुड़ा हुआ हूँ। सन 75 से आप भाजपा का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, फिलहाल की सरकार से आपको क्या क्या समस्या है? बहुत सी समस्याएं हैं, बिजली है, सड़क है, ये गड्ढे देखो ना, ये सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, इससे तो बहुत ही तकलीफ है। अच्छा, मौजूदा जो विधायक हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसके लिए क्या प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, विधायक क्या जिम्मेदार है? लेकिन वो भी तो विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चंस उठा सकते थे। एक है, विपक्ष में बैठने के बाद में उनका कोई रोल नहीं रहता, वो तो पक्ष में जो रहता है उसी का रोल रहता है। वो तो दिग्विजय सिंह सरकार इसका देखभाल करने के लिए है। आपको इस क्षेत्र के लिए कुछ समस्याएं समझ में आती है? बहुत सी समस्या है, बिजली है, रोड है, पानी है, सिंचाई के साधन है, ये तो सब समस्या पड़ी हुई है। तो स्कूलों के लिए शिक्षा है, दीक्षा है, यहाँ के स्कूल केवलारी में ले जा रहे हैं, कानीवाड़ा में ले जा रहे हैं, ये सब ये सरकारों की निष्ठा है। तो आपकी पार्टी किसे मुख्य मुद्दा बनाना चाहेगी? मुख्य मुद्दा तो पानी, बिजली, रोड। अच्छा, ये तो मुख्य मुद्दा है हमारा, कि हम रोड बनाएंगे,
हम सिंचाई का लिए टैंक बनाएंगे, बांध बांधेंगे, बिजली समय समय पे बिजली देंगे किसानों को। ये मेन मुद्दा है। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि यदि ढाल सिंह बिसेन जी पुनः विधायक के पद में आते हैं तो आपकी इन मांगों को पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन इन विगत 10 वर्षों में आम जनता के द्वारा मतलब हमने सर्वे में पाया कि आम जनता विधायक जी से बहुत नाखुश है, यहाँ तक उनके कर्मचारी भी उनसे नाखुश हैं। इसका कारण आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जो सत्ते में है वो भरपूर देने लेने से सक्षम है, इसलिए उनसे संतुष्ट हैं। और जो दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, तो उससे तो विरोध रहेंगे ही। वो सुनने में आया था कि भाजपा कार्यकर्ताओं में थोड़ी बहुत फूट फैल गई है। वो तो होते रहता है, फूट फैरी थोड़ी बहुत आते रहती है, अपने अपने समय के लिए लड़ते भिड़ते हैं। अच्छा, इसका कारण और आपको क्या लगता है कि इस फूट का कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बीजेपी पे कोई प्रभाव नहीं है इसका। सब एक समान हो गए हैं अब वर्तमान में, और सब मिलजुल कर बीजेपी का काम कर रहे हैं। फिलहाल महेश गौतम जी खड़े हुए थे, जिन्हें भाजपा का विधायक काटने वाला समझा गया था। उनका चुनाव पर्चा दाखिल करते समय अपहरण हो गया, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपहरण करने वालों ने किए होंगे, उसके कोई ढाल सिंह बिसेन तो जिम्मेदार नहीं है। होगा कोई जिम्मेदार उसका, जिसने अपहरण करके रखा होगा। अफवाहें फैल रही हैं कि ढाल सिंह बिसेन की पार्टी ने उसका अपहरण किया। बिल्कुल ये गलत बात है कि ढाल सिंह बिसेन उसका काय को अपहरण करेगा। जिसको उम्मीदवार है वो लड़ते रहे। हम अगर फार्म भरने जा रहे हैं, हमको किसी ने उड़ा के ले गया, तो बिसेन क्या जवाबदार है उसका? आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो वही संबोधित करेंगे कि हम जब चुन के आएंगे, हमारी सरकार जब बैठ जाएगी बीजेपी की, हम बिजली देंगे, समय पर रोड बनाएंगे, सिंचाई के लिए देंगे, पेयजल बनाएंगे, सारी व्यवस्था देंगे। दूसरे आदमी आप? मैं सुरेश कुमार उर्फ नागराज धारना। तो आप भी भाजपा कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी राजनीतिक से जुड़ा हुआ नहीं। मैं गौ सेवा दल अधिकारी हूँ मरघाट ब्लॉक का। अच्छा, फिलहाल में राजनीतिक क्षेत्र में कब से आए? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में तो लगभग 10-15 साल से आए, लेकिन सक्रियता से नहीं आए, मतदाता के रूप में आए। मतदाता के रूप में आए। इस बार आप अपने मत का प्रयोग किसके लिए करना चाहेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। कारण उनकी जो राष्ट्रीय स्तर की सोच देश हित में है। युवा वर्ग की जो मांग है आज की, उसमें कुछ 50% उतर सकती है उनके विचारों को लेकर। और भी जो रोजगार हुआ, लाइट पानी के जो मुद्दे हैं, 50 साल की कार्यकाल जो कांग्रेस सरकार कर रही है, उसमें कुछ माइनस है, उसको प्लस करने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी निखर सकती है। इस उम्मीद के साथ हम भारतीय जनता पार्टी से कार्य कर रहे हैं और जुड़े हैं। प्लस में हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा हिंदुस्तानी तर्ज पर मुख्यमंत्री हो, और थोड़ा बहुत झलक रहा है मुख्यमंत्री अपनी उमा भारती जी जो भी हैं वर्तमान। कहने का मतलब आप जातिवाद को ला रहे हैं, क्या ये सच है? जातिवाद राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होती। पार्टी के सिद्धांत पार्टी का मेन मुद्दा होता है, उसकी सोच ही पार्टी को आगे और पीछे करती है। जातिगत राजनीति देश में नहीं चल सकती। इसका मतलब आप ढाल सिंह बिसेन जी के पूर्ण समर्थक हैं? नहीं बिसेन, हम तो कहे ना कि मुख्यमंत्री उमा भारती जी की सोच, पार्टी की राष्ट्रीय सोच के कारण हम भारतीय जनता पार्टी उनका हम समर्थन करते हैं। आपको विश्वास है कि आप पूर्व विधायक पुनः विधायक बनेंगे? हाँ, ये तो पूरा विश्वास है। जब ऊपर ही विश्वास है पूरे MP लेवल पे या राष्ट्रीय स्तर पे, तो यहाँ पे तो होना ही विश्वास की बात, कोई दो मत की बात ही नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। के महामंत्री से जो भाजपा का समर्थन करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बरघाट विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और चौथी बार पुनः बनेंगे और भारी बहुमतों से विजय प्राप्त होगी। चौका मारेंगे। क्या आपको पूर्ण विश्वास है? पूरा 1% भी ऐसी कमी नहीं, पूरा आत्मविश्वास है और उनका काम को देखते हुए विश्वास है। उन्होंने क्या काम किया? पूरे क्षेत्र में एक गांव में अच्छा विकास किए हैं। शिक्षा से लेकर के रोड वगैरह है, माध्यमिक शाला है, स्कूल है, तालाब, सूखा के समय में हमने अच्छी मदद की है गरीब लोगों की, मजदूरों की। आप उनके समर्थक हैं, तो प्रचार के लिए क्या क्या कर रहे हैं? प्रचार के लिए हम घर घर जा रहे हैं
सब लोगों को केंद्र शासन की योजनाओं की उपलब्धियां बता रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार की भ्रष्ट सरकार की नीतियों की पर्दाफाश कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तो रुपेश जैन और हम अभी शिवसेना के कार्यालय से बोल रहे हैं। अभी शाम के 7 बजे है, 17 तारीख। आज सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं और अभी हम महेश गौतम जी जिनका हाल ही में अपहरण हुआ है उनका इंटरव्यू लेंगे। और अभी आप जो देख रहे हैं महेश गौतम जी की फोटो है और पिक्चर है जिनकी उनकी बहुत ही अच्छी कलाकृति है जिस भी पेंटर ने बनाई है। और ये कार्यालय है अपना शिवसेना का कार्यालय आप देख रहे हैं। यहाँ पर सभी कार्यकर्तागण सभी समर्थनगण मौजूद हैं। और आइए चलते हैं, आइए चल कार्यालय में बरघाट क्षेत्र के। और सामने आप देख रहे हैं श्री महेश गौतम जो बरघाट क्षेत्र में शिवसेना के प्रत्याशी तीर कमान के साथ। और आइए हम इनसे बात करते हैं, एक मुलाकात करते हैं। महेश गौतम जी आपको शुभकामनाएं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारा जो कार्यक्रम है जनता की अदालत फ्रेंड्स क्लब द्वारा जो आयोजित है 20 तारीख को, इसके लिए आपके क्या विचार है? क्या हमारा ये कार्यक्रम जिससे हम प्रत्याशियों को जनता से रूबरू करवा पाएंगे क्या सफल होगा? हाँ बहुत सफल होगा, क्यों नहीं होगा। और आप आ रहे हैं इसमें अपने विचार रखने के लिए? हाँ जरूर आऊँगा। आप अपना विचार रखने के लिए जरूर हमारे कार्यक्रम में आएंगे। और आपसे पहला सवाल कि आपने जो शिवसेना ज्वाइन की इसके लिए आपने शिवसेना में ऐसा क्या देखा या कुछ क्रांतिकारी शिवसेना में आपने लिए है? एक तो भ्रष्टाचार नहीं है, कभी आपने देखा कि शिवसेना किसी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप हो। एक दूसरी बात, शिवसेना जो है हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर काम करती है और मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ, इसलिए शिवसेना में बहुत पहले से संलग्न रहा, बजरंग दल में रहा। आप बजरंग दल में हैं और शिवसेना में हिंदुत्व के कारण जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं शिवसेना की स्थिति महाराष्ट्र में ज़्यादा अच्छी है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप यहाँ से कुछ कर पाएंगे? एक शेर काफ़ी है। हाँ जी, एक शेर काफ़ी है। एक शेर काफ़ी है। और आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आप यानी क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का, या आप बिना चुनाव लड़े भी तो बरघाट का विकास कर सकते हैं, ऐसा कुछ? बिना चुनाव लड़े विकास कर सकते हैं, ये बिल्कुल मजाक सी बात है। बिना पद जो है सेवा का माध्यम है, बिना पद के जो है सेवा का महत्व नहीं है। सेवा तो हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है। और लगभग ये पहला चुनाव नहीं, मेरा ये तीसरा चुनाव है और सेवा ही कर रहा हूँ। अभी भी चुनाव परिणाम जो भी हो, चुनाव सामने है, उसके बाद भी लगातार मेरा प्रयास ये है कि मैं सेवा ही कर रहा हूँ और करता रहूँगा। पद जो है, पद एक माध्यम है विकास कार्य का, बिना पद के रहकर यह विकास कार्य नहीं कर सकते। आप युवा हैं और युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? हमारे देश में 70% नौजवान हैं और 70% नौजवान अगर चाहे तो क्षेत्र का क्या देश का कायाकल्प कर सकता है। और नौजवान जो है परिवर्तन लाएंगे और इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा नौजवानों का। युवा जो है बरघाट क्षेत्र में 70% युवा हैं और इनकी अनदेखी करना किसी भी पार्टी को भारी पड़ सकता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका हाल ही में अपहरण हुआ, आपने खुदा ना खास्ता यदि आप नहीं कर पाते नामांकन तो क्या स्थिति बनती? क्या होता, जो होना था वही होता। नामांकन नहीं भरता तो घर में बैठता। यहाँ इंटरव्यू नहीं देते? इंटरव्यू नहीं देता। और तो आप क्या समझते हैं इस अपहरण का मतलब कुछ साजिश, किसकी साजिश हो सकती है? साजिश क्या, साफ है ढालसी बिसेन का काम है ये। ढालसी बिसेन का भांजा तिलक देशमुख जो है नंदोरा निवासी, वो स्वयं था उसमें और भी उनके जो लोग थे। हाँ, और जितेंद्र ठाकुर वकील साहब, केसला गोमती बाई के पति, जिला पंचायत सदस्य के पति जो है वकील साहब, उन्होंने मुझे ले गया और मेरा अपहरण किया। और अपहरण करने के बाद में मारा पीटा भी मुझे, 2 रैपट तिलक ने मारा। और ऐसी दशा में, क्योंकि लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है, अपनी बात कह सकता है, किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप चुनाव मत लड़िए। ढालसी बिसेन ने बौखलाहट के कारण जो है मेरा अपहरण करवाया था, क्योंकि शिवसेना का अपने आप में एक नेटवर्क है
और पहली बार मध्य प्रदेश में 62 सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ रही है, जिसपे बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। बरघाट क्षेत्र में शिवसेना चुनाव मैदान में होने के कारण ढाल सिंह बिसेन को बहुत महंगा पड़ रहा है और बोखलाइट के कारण उन्होंने ये सब करवाया। आप ढाल सिंह बिसेन का खुले में नाम ले रहे हैं, इन्होंने ही इनका हाथ बता रहे हैं ये, और इनके जो ढाल सिंह बिसेन जी के रिश्तेदार। परंतु जो हमने ढाल सिंह बिसेन जी से इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास आपके 4 बार फोन आए थे करके। तो इसमें आपका क्या विचार है कि आपके पास आए थे कि उनके आपके पास आए थे कि आपने उनसे किए थे? देखिए, ढाल सिंह बिसेन वर्तमान में विधायक हैं और उनसे हर आदमी समस्या के लिए फोन कर सकता है। जहाँ तक उनसे बात करने का प्रश्न है तो मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं है। और सफाई में ढाल सिंह बिसेन कुछ भी सफाई दे सकते हैं। कोई आरोपी कभी ये बताता है कि मैंने आरोप नहीं किया या ये काम मैंने नहीं किया, ये गलत काम नहीं किया है, हर आदमी अपनी सफाई बताता है। ढाल सिंह बिसेन नहीं बता रहे हैं और सफाई नहीं बताएंगे तो फिर जनता के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे? ढाल सिंह बिसेन जी की यह सफाई थी। बिसेन जी, यदि आप सुन रहे हैं तो आप सुनिए गौतम जी को, वो आप पे खुला आरोप लगा रहे हैं। आपको अभी क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आज तो मैं सिवनी होटल में था, मेरे साथ में 4 लोग हैं, उनसे भी लगभग 1-1 सेकंड का भी टाइम ले तो वो बता देंगे कि मेरे को वहां पर सिवनी में उनके गुंडों का जो आतंक था आज भी। एक आदमी ने कलेक्ट्रेट परिसर में बोला केस वापस ले लेना चुनाव खत्म होने के बाद में। चाय पीने के लिए, चाय नाश्ता करने के लिए वहां कैंटीन गए तो वहां पर घेरा हुआ तो हम पानी भी नहीं पिए और वापस आए। आज मेरे साथियों के साथ ये कंडीशन थी और मेरी कंडीशन थी। कौन कौन थे वहां पर? ऐसा कुछ है, आपको नाम याद है? हाँ, नाम है, उनको मालूम है आपको, जिनने आपको बोले नाम वापस लीजिए या पर्चा वापस लीजिए कुछ? वो सिवनी के आदमी थे उनके। हाँ, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो यहाँ लोकल के नहीं है। जहाँ तक मेरे साथ में जो आदमी थे तो अपने राम टेके जी थे। राम टेके जी, आप बताइए कौन थे उनके साथ, कुछ आपको मालूम है? हाँ, मैं शक्ल से तो उस आदमी को पहचानता हूँ, एक ही व्यक्ति को, लेकिन वो 4 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही हम लोग कलेक्ट्रेट से बाहर आए और हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई हम लोग 4 लोगों से मिले, 4 लोगों से बातचीत करें, अपने विचार उन तक पहुँचाए। उन्होंने हमारे इस प्रत्याशी के अपहरण के बारे में भी और बहुत कुछ जानना चाहा। उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या ये आरोप है या ये हकीकत है, लेकिन ये आरोप नहीं है, केवल हकीकत है। और उसका आज परिणाम हमें भी देखने मिला। आज प्रत्यक्ष हमने ये देखा कि जिस व्यक्ति ने हमारे भाई महेश गौतम जी को आरोप वापस लेने के लिए, मतलब जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, उसको विधानसभा चुनाव के बाद उठा लिए जाने की धमकी दी, अन्यथा देख लेने की भी धमकी दी। ये मेरे और भाई के समक्ष की बात है। आपका नाम? सुरेंद्र भालेकर। तो सुलेन भालेकर जी और राम टेके जी खुले में बोल रहे हैं कि हमारे सामने इन्हें धमकी दी गई कि आप आरोप वापस ले लीजिए, विधायक महोदय से आरोप वापस ले लीजिए। और आप सिवनी में आपको धमकी दी गई। ये बहुत बड़ी खबर है कि सिवनी में आपको धमकी मिली, 4-5 गुंडे आपके पीछे रहे, चाय दुकानों में इनका पीछा किया गया। और आपकी इस विधानसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति है? आप किस स्थिति में आपको मानते हैं? इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप तो समाजवादी पार्टी भी एक पार्टी उभर के आ गई है, तो आप क्या मानते हैं शिवसेना कुछ कर पाएगी, आप कुछ कर पाएंगे? कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, जो कुछ करना है वो जनता करेगी। और 20 तारीख को जनता की अदालत में देखेंगे कौन प्रत्याशी कहां तक दम मारता है। ठीक है, तो जनता की अदालत जो फ्रेंड्स क्लब द्वारा कराया गया है उसमें आप बताएंगे, अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जो आपका अपहरण हुआ इसमें आप पुलिस से शिकायत की आपने? आपको पुलिस से कोई शिकायत कि आपकी मदद नहीं कर रहे हैं या उधर कोई साइड ले रहे हो? फिलहाल तो पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने आज जानकारी ली हमने, तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं इस समय, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों का काम है और उनका दबाव जो है, उसके दबाव के कारण कार्रवाई अभी ठंडे बस्ते में डली हुई है। कार्रवाई अभी ठंडे बस्ते में डली हुई है क्योंकि बड़ा दबाव पुलिस के ऊपर है। हमारे बड़े भाई सुनील अग्रवाल जी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें युवाओं के लिए आपने क्या नीति बनाई है? युवाओं के लिए जो है, हर नौजवान
महेश गौतम के चुनाव जीतने के बाद में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा? किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो पाएगा, किसी भी नौजवान के उनके साथ कुठाराघात नहीं हो पाएगा जैसे मेरे साथ होते चल रहा है, और किसी भी नौजवान को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी वो सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारे रास्ते आसान हो जाएंगे, क्योंकि मैं छात्र जीवन से इसी बरघाट नगर में अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत किया है। यहीं पर मैंने पहला चुनाव भी लड़ा, उस समय भी मुझे मालूम है कितनी दिक्कतें आती हैं। हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए जो दिक्कतें आती हैं, जो नीतियां रहती हैं बड़े दलों की, बड़े लोगों की, तो आम आदमी को ये जो दिक्कत है इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि हर नौजवान से कंधा मिला के चल सकूं मैं। क्योंकि आप बरघाट क्षेत्र के निवासी हैं, इस यहाँ के बारे में आपको बहुत सी जानकारी है। यहाँ की जो समस्या है उनके बारे में आप बताएंगे? एक समस्या हो तो बताओ, यहाँ तो समस्या ही समस्या है। आप मुख्य समस्याओं के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें तो हमारी जनता को समझ में आए कि हमारे जो प्रत्याशी है बहुत जागरूक और कर्मठ है। मुख्य समस्या तो सबसे ज्यादा है, एक एक करके अगर उंगली पे गिना जाए तो संभव नहीं है। हमारा सबसे बड़ी मुख्य समस्या है, हमारा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ किसान ज्यादा है, सिर्फ खेती के ऊपर टिके हुए हैं। अगर क्या कहते हैं, हमारा किसान कुछ समय तक यहाँ पर रहता है और बाहर चले जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की है। आप रोजगार के लिए आप क्या साधन उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र के लिए? भैया यहाँ पर जो अभी सबसे पहले आपने समस्या की बात कही थी, हमारे सिवनी जिले के पानी से बालाघाट जिला अमर हो गया। यहाँ के राजनेताओं का छक्कापन जो है उसका परिणाम बरघाट नगर का जो विकास है, टोटल अवरुद्ध बरघाट क्षेत्र का विकास, इन नेताओं की कमजोरी के कारण नवोदय विद्यालय जो है वो कानीवाड़ा चले गया। भीमगढ़ का जो पानी यहाँ आ सकता है, जिसके सर्वे हो चुके हैं, वो काम असंभव सा हो गया है। राजनेताओं के कारण यहाँ के जो नेता हैं इनकी राजनीतिक नपुंसकता का परिणाम है। और भी बहुत सारी समस्याएं, यहाँ पर समस्याओं की कमी नहीं है। और समस्या आप भी जानते हैं, आप भी लगभग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसा भी आप भीमगढ़ बांध के लिए बोल रहे हैं, हमारी इस संबंध में ढाल सिंह जी से बात हुई थी, तो उनका कहना है कि हमारी जो ऊंचाई है समुद्र तल से बहुत ऊंची है, 35 फीट ऊंची है, 35 मीटर ऊंची है। ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जो सर्वे की रिपोर्ट जो आई है तो गलत आई है, या आप जो बोल रहे हैं वो सही है? अरे भाई, सत्ता में है ये, केंद्र में बीजेपी, ढाल सिंह जी की जो पार्टी बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में सत्ता में कांग्रेस पार्टी है। और ये पार्टियां अगर यहाँ पर पानी नहीं लाना चाहती, पहुंचाना चाहती, हरवंश सिंह जी का क्षेत्र, हरवंश सिंह जी और ढाल सिंह जी दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा इनकी फिक्सिंग, इनके ऊपर जो कई आरोप हैं, पीएचई मामले से लेके पूर्व विधानसभा से पहले अभी भी जितने सारे जो मामले हैं इनकी फिक्सिंग के, हाँ, ये रिपोर्ट कुछ भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर नौजवान, मैं तो कह रहा हूँ, हर नौजवान अपने लिए एक कब्र खोद ले, एक पुरुष का गड्ढा खोद ले, तो पानी बरघाट क्षेत्र आ जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है कि हम लोग जागरूक नहीं है अपने काम के प्रति। धन्यवाद रुपेश। और अब हम यह पूछना चाहेंगे कि आप पेच के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप भीमगढ़ बांधी क्यों बोल रहे हैं? पेच जो है अपने से 70 फुट ऊपर है, यानी पेच से अपन 70 फुट नीचे। ये क्या आपको जानकारी है? इसके लिए कुछ आप करेंगे? हाँ, पेच वाला काम जानकारी मेरे है कि वो चालू हो रहा है। हाँ, और जो भी जानकारियां हैं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो उसके लिए पूरा प्रयास, प्रथम प्रयास जो है मेरा वही रहेगा कि मैं वो काम पहले करूं, पेच वाला। पेच का काम मैं सबसे पहले करूंगा, ये गौतम जी का कहना है। और आपने हमसे बात की, आप इसके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें आशा है कि आप हमारे कार्यक्रम में जरूर आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। गौतम जी, और इन्होंने शिवसेना को इस गति में पहुंचाया कि अभी उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने राज्य भी किया है, महाराष्ट्र की श्रीडी की है। वैसे अभी शिवसेना का पदभार उनके बेटे जी को सौंप दिया गया है।
और गौतम जी इसके साथ हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बाला साहब जी के बारे में? बाला साहब जी के बारे में जितना कहो उतना कम है। जितना कहो उतना कम है। बाला साहब जी के बारे में जितना कहें उतना कम है। तो उनके कुछ गुण, या आप उनको बीच में 5 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, आप वोट नहीं डाल सकते ऐसा कुछ, तो ये क्यों हुआ ऐसा? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र था, क्योंकि देश में एक ही ऐसा नेता है हिंदूवादी जो देश के लिए गौ रक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए काम करता है, जो दूसरी पार्टियों में जो सिद्धांत नहीं है। एक अलग प्रिंसिपल है शिवसेना के, अलग सिद्धांत हैं, और इस पार्टी से जो है जो कट्टर हिंदूपंथी है वो संलग्न है। और जो दूसरी जो पार्टियां हैं जो दलगत राजनीति जो है, वोट की राजनीति करने के कारण जो है प्रभाव में आती हैं और इस प्रकार के निर्णय लेती हैं। हिंदुत्ववादी होने के कारण राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें घेरा गया, उन्हें मतदान के लिए वंचित रखा गया। मैं शिवसेना कार्यालय से धन्यवाद।